यादव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नेपाल पुलिस ने प्रिंस यादव का शव परिजनों के हवाले कर दिया है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया खत्म होने के बाद शव सौंपा गया परिजनों को। प्रिंस यादव का शव जोगबनी से सहरसा आ रहा है और नेपाल में होटल में शव की बरामदगी सबसे पहले होती है। फैजल खान केस में प्रिंस फरार चल रहा था और उसकी मौत के बाद अब कई सवाल खड़े होने लगे। पटना से बड़ी खबर, जहां खान ग्लोबल स्टडी के स्टाफ पुलिस नोटिस के बावजूद कदमकुआं थाने नहीं पहुंचे। पुलिस ने अंकित कुमार पांडे, कन्हैया सिंह और अजीत कुमार को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था, लेकिन तय समय सीमा के बीतने के बाद भी उनकी उपस्थिति वहां नहीं हुई। डीएसपी टाउन 1 राजेश रंजन ने कहा है कि नोटिस की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई जरूर होगी। ये मामला ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद की शिकायत से जुड़ा हुआ है। अनुसंधान के तहत जो है दोनों अनुसंधानकर्ता जिनकी गवाही लेना है, जिनको कांड के संबंध में कुछ जानकारी है, उनको बुलाने के लिए नोटिस दिया गया है। एक सामान्य प्रक्रिया अनुसंधान की है और उनको बुला के उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर नहीं आएंगे तो उस पर किस तरह की कार्रवाई? ये तो आगे की प्रक्रिया है। जब नहीं आएंगे तो फिर नोटिस दिया जाता है, फिर नहीं आने के बाद जो आगे की प्रक्रिया वो की जाएगी, जो विधि सम्मत है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। रोशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई और सोमवार को कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। फिलहाल बेऊर जेल में रोशन आनंद बंद है। प्रिंस यादव की मौत के बाद पहली ये सुनवाई होगी। सोमवार को कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। कोचिंग विवाद में सलाखों के पीछे इस वक्त रोशन आनंद और सबकी निगाहें सोमवार की सुनवाई पर जाकर टिकी। तो प्रिंस यादव की मौत के बाद ये पहली सुनवाई होने वाली है। रोशन आनंद की जमानती याचिका पर यह सुनवाई अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। क्या राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, सोमवार को कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ये साफ होगा कि क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त वो बेऊर जेल में बंद है। प्रिंस यादव की मौत के बाद वो सुनवाई में कल पहली बार शामिल होने वाले हैं और इस सुनवाई में, जमानती याचिका की सुनवाई में, क्या रोशन आनंद को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये बड़ा सवाल। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, कल ये सुनवाई होने वाली है और क्या इस सुनवाई के तहत उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये बड़ा सवाल होगा। जी, एक बड़ा सवाल है। पिछले दिनों से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। पहले निचली अदालत में सुनवाई नहीं हो पाई, फिर उन्होंने जिला जज से केस को फाइल किया और जिला जज के द्वारा 2 बार सुनवाई चली है। कल उनकी सुनवाई है, अहम सुनवाई है। जिस तरह से कोचिंग विवाद में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगी है और इनकी सुनवाई में अभी तक कितनी देर हुई है, तो कहीं ना कहीं रोशन आनंद की परेशानी लगातार बढ़ी रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में शराबबंदी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब एक नया खतरा तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आता है। सूखे नशे का कारोबार। कोरेक्स, गांजा और अफीम जैसे मादक पदार्थों का नेटवर्क लगातार यहां फैल रहा है। सीतामढ़ी, मोतिहारी और मधुबनी में हाल के दिनों में कई बड़ी कार्रवाइयों ने इस खतरे की गंभीरता को उजागर कर दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन क्या शराब पर लगी पाबंदी ने सूबे में एक और भयानक दलदल को जन्म दे दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि शराब की जगह अब सूखे नशे के खौफनाक सिंडिकेट ने बिहार को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ घंटों में सीतामढ़ी, मोतिहारी और मधुबनी से आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि नशे के सौदागर अब युवाओं की नस नस में जहर घोलने के लिए नए नए रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। पहली तस्वीर सीतामढ़ी के बैरगनिया की है, जहां एक मेडिकल स्टोर की आड़ में अय्याशी और नशे का धंधा धड़ल्ले से चल रहा था। अब टीम ने छापेमारी की तो वहां जमकर हंगामा हुआ, लेकिन अब जांच आगे बढ़ी तो अधिकारियों के होश ही उड़ गए। दुकान के सैकड़ों भरी हुई प्रतिबंधित कोरेक्स की शीशियां मिली। इतना ही नहीं, ऊपरी मंजिल के कमरे में हुक्का, सिगरेट और कॉन्डोम की बरामदगी की गई। इससे साफ है कि दवा की दुकान के पीछे नशे और अनैतिक देह व्यापार का कॉकटेल चल रहा था। पुलिस ने संचालक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है।
नशे के इस मकड़जाल में अब महिलाएं भी ढाल बनाई जा रही हैं। मोतिहारी के गोविंदगंज में पुलिस ने एक ऐसे ही बड़े महिला गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने जाल बिछाकर 4 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तकरीबन 50 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत वाली अफीम जब्त की गई। रेड किया गया गोविंदगंज थाने में और वहां से भी कुछ मादक पदार्थ जो है पुलिस ने बरामद किया है और वहां से भी कुछ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को स्थापित किया जा रहा है। इसमें आगे की कार्रवाई के लिए जो है टीम उसमें लगी हुई है। लेकिन हद तो तब हो गई जब मधुबनी में इस काले धंधे को खाकी का ही संरक्षण मिल गया। पुलिस ने यहां 419 किलो गांजा बरामद किया, लेकिन साथ में डायल 112 के चालक समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। एसपी योगेंद्र कुमार ने कड़ा हंटर चलाया। थानाध्यक्ष और 2 पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। जो डायल 112 का ड्राइवर है उसका भी नाम एफआईआर में डाला गया है और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है इसमें। इसके अलावा जो डायल 112 के पुलिस पदाधिकारी थे वो भी ड्यूटी से गायब थे उस समय, उनको भी सस्पेंड किया है मैंने। इन 3 बड़ी कार्रवाइयों ने साफ कर दिया कि शराबबंदी के बाद भी बिहार में स्मैक, गांजा, अफीम और प्रतिबंधित कफ सिरप का बाजार तेजी से बढ़ा है। सरकार और पुलिस के सामने अब इस सूखे नशे की रीढ़ तोड़ने की सबसे बड़ी चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से विपिन दास, मोतिहारी से अवनीश कुमार और सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच वैशाली से बड़ी खबर, जहां नशे के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। बंद गोदाम से 70 लाख का कफ सिरप बरामद हुआ है और गोदाम से 2100 लीटर प्रतिबंधित सिरप की बरामद की। औद्योगिक थाना क्षेत्र में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। तस्वीरें आपके सामने, नशे के बड़े सिंडिकेट का यहां भंडाफोड़ हुआ है। पटना के आकाश कुमार ने लीज पर यह गोदाम ले रखा था। आरोपी के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने निकले अभ्यर्थियों का गुस्सा पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर फूटा। ट्रेनों की कमी, देरी और परीक्षा केंद्र तक समय पर न पहुंच पाने की आशंका ने हालात ऐसे बिगाड़े कि स्टेशन परिसर में जमकर हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ हुई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को यहां आंसू गैस और लाठीचार्ज के साथ हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। परीक्षा देने निकले अभ्यर्थियों का बवाल। परीक्षा, परेशानी और प्रचंड प्रदर्शन। ट्रेनों की देरी ने बढ़ाया तनाव। पथराव में पुलिस भी बनी निशाना। रेलवे स्टेशन पर भीड़ होना आम बात है, लेकिन जब वही भीड़ गुस्से में बदल जाए तो स्टेशन रण क्षेत्र बन जाता है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों का सब्र जवाब दे गया। ट्रेनों की देरी, परीक्षा केंद्रों की दूरी और बढ़ती बेचैनी ने ऐसा विस्फोट किया कि देखते ही देखते रेलवे ट्रैक जाम हो गया। फिर शुरू हुआ हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव। हालात इतने बिगड़ गए कि कानून व्यवस्था संभालने पहुंचे पुलिस अधिकारी भी भीड़ के निशाने पर आ गए। पत्थरों की बौछार में आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जो कुछ यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है। कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आदि की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, 2 स्पेशल ट्रेन खड़ी भी थी, उसके बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकर्ताओं के बीच में असामाजिक तत्व भी घुसे और पथराव शुरू किए हैं। तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति कायम कराई गई। ये अभ्यर्थी बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन परीक्षा केंद्र दूर होने और ट्रेनें लेट से चलने के कारण इनका गुस्सा फूट उठा। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर जाम लगा दिया, जिससे रेल परिचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर लेट गए और परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। हम लोग का सेंटर था अररिया,
तो हम लोग जैसे में जंक्शन पटना जंक्शन मतलब कि ये थी कौन सी बोलता दानापुर में हम लोग ट्रेन बैठे और दानापुर से ट्रेन खुल गई और वहाँ से खुली तो मतलब वहाँ एक ही ट्रेन तो मात्र पहले चल रहा है और बच्चा है मतलब कि 2 गुना मतलब कि 10 से 15 हज़ार बच्चा है। बताइए एक ट्रेन में जाएगा। जाम इसलिए किया गया कि अररिया और कटिहार के लिए एक ही ट्रेन थी सीमांचल एक्सप्रेस, जिसको एग्ज़ाम देना था फर्स्ट शिफ्ट में सुबह एग्ज़ाम था, मेरा भी सुबह ही एग्ज़ाम था अररिया में, लेकिन जिसके वजह से उस ट्रेन में पहले ही से भीड़ थी और हम भी चढ़ने गए लो तब उसमें जगह नहीं था और एक ट्रेन की वजह से सबको जाम, इसीलिए सबने ट्रैक पे आ गया कि ट्रेन रोका जाए कि जिससे हमको दूसरा ट्रेन मिले। सूचना मिलते ही आईजी जितेंद्र राणा, रेल एसपी और आरपीएफ और जिला पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी थे कि मानने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद पुलिस को छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 की संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। फिलहाल रेलवे स्टेशन पर हालात सामान्य हैं। ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है, लेकिन हालात को देखते हुए अभी भी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस और रेल पुलिस के जवान मौजूद हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। बिहार की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को एक बड़ी पहचान मिली है। भोजपुरी पेंटिंग और पीड़िया को जीआई टैग की मान्यता मिल गई, तो वहीं नालंदा के प्रसिद्ध 52 बूटी और गया जी के पत्थरकटी स्टोन क्राफ्ट को भी जीआई टैग का दर्जा मिला। इस उपलब्धि के बाद कलाकारों, शिल्पकारों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। बिहार की समृद्ध विरासत और सदियों पुरानी कला के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। बिहार की माटी की खुशबू और हुनर को अब ग्लोबल पहचान मिल गई है। एक साथ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 अद्भुत कलाकृतियों को भारत सरकार ने जीआई टैग से नवाजा है, जिसे सुनने के बाद भोजपुर, नालंदा और गया जी में जश्न का माहौल है। सबसे पहले बात उस कला की जो हमारे आचार, विचार और लोक जीवन का हिस्सा है। भोजपुरी पेंटिंग और पीड़िया मतलब कोहबर लेखन अब आधिकारिक तौर पर जीआई टैग इनको मिल गया है। शादियों के शुभ अवसर पर दीवारन पर उकेरल जाए वाला ये कलाकृति सिर्फ रंग नहीं बल्कि आशीर्वाद और संस्कृति है। कलाकारों की आंखों में खुशी है, जिसके हकदार ये कला सदियों से थी। तो उसमें हम लोगों को काफी दिन से हम लोग इस मतलब मेहनत में लगे हुए थे कि कब इससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, कब जो ये जो हम लोग का कला है वो एक घर के अंदर ही सीमित था, लेकिन आज के समय में लोग मतलब काफी अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक लोग इसको जाने हैं, समझे हैं। इस बात की बहुत खुशी है हम लोग। अब बात नालंदा की, वहाँ भी बुनकरों के चेहरे खिल उठे हैं। नालंदा की शान 52 बूटी कला को जो अब जीआई टैग की मान्यता से सुसज्जित है। सूती कपड़ों पर हाथ से बुनी जाने वाली ये 52 अद्भुत बूटियां हमारे बुनकरों के कड़े इम्तिहान और अटूट धैर्य की कहानी कहती हैं। अब ये कला नालंदा से निकलकर दुनिया के बड़े बड़े फैशन बाजारों में धूम मचाने को तैयार है। जीआई टैग मिलने से तो एक बुनकर में उम्मीद जागी है कि जो पहले लोग नहीं जान रहे थे अब लोग जानेंगे और बिक्री भी अच्छा होगा, और सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग के बहुत आगे तक पहुंचा दिए। और अब गया जी की वो कला जिसने कठोर पत्थरों में भी प्राण फूंक दिए। जी हाँ, गया जी के मशहूर पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिल गया है। पत्थरों को तराश कर उसे जीवंत मूर्तियों के तौर पर बदल देने वाले इन शिल्पकारों की उंगलियों का जादू अब पूरी दुनिया सर आंखों पर रखेगी। अब शिल्पकारों को मिला है तो इससे पहचान होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के कलाकार अपना मूर्ति अपने ब्रांड से अब बेच सकते हैं। ये खुशी की बात है हम लोग के। इन तीनों जिलों में आज कलाकारों ने एक दूसरे को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। अब सिर्फ ये एक टैग नहीं बल्कि बिहार के हुनरमंदों के पसीने और साधना का वैश्विक सम्मान है। न्यूज़ 18 के लिए आरएस से चंदन कुमार, नालंदा से अभिषेक और गया जी से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिपाही बहाली को लेकर पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद सैकड़ों परीक्षार्थी वापसी
के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जमुई स्टेशन पहुंच गए, जहां धनबाद से पटना जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। ट्रेन आने के पहले बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर खड़े हो गए। जैसे ही इंटरसिटी एक्सप्रेस यहां पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है, ट्रेन पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की यहां शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान रेल पुलिस मौके पर मुस्तैद नजर आई। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र बेचकर छात्रों और उनके अभिभावकों से ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गिरोह के मुख्य आरोपी मनीष झा को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल जो है उन्हें भेजा जा चुका है। सिकंदरपुर थाना अंतर्गत एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें नीट परीक्षा का फर्जी प्रश्न पत्र तैयार कर टेलीग्राम के माध्यम से ठगी का एक गिरोह चल रहा था। उस समय एक मुख्य अभियुक्त मनीष झा की गिरफ्तारी हुई थी। इसी जांच के क्रम में 4 अन्य अभियुक्तों को पकड़ा गया है। हर्ष है जो नगर थाना का, अमन कुमार नगर थाना का, कन्हैया कुमार उर्फ मानव नगर थाना का और हर्ष कनौड़िया सिकंदरपुर थाना का। बिहार में सूर्य घर बिजली योजना से अब क्रांति आने वाली है। सीएम सम्राट चौधरी ने पीएम सूर्य घर बिजली योजना का उद्घाटन करने के साथ ऊर्जा से जुड़ी कई योजनाओं की बड़ी सौगात दी। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ऊर्जा से ज्यादा बिजली उत्पादन होने पर सरकार लोगों को अब पैसे भी देगी। 24 नवंबर 2027 तक बिहार के 25 लाख घरों को मुफ्त पीएम सूर्य घर बिजली योजना का लाभ हासिल होगा। एक बिजली के सेक्टर में इस देश में सबसे ज्यादा बिजली देने वाला कोई राज्य है, वो बिहार है। बिहार में घर घर बिजली आने के बाद अब सम्राट सरकार नई मुहिम में जुट गई है। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में अब नई क्रांति आने वाली है। वो क्रांति सौर ऊर्जा की। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। सम्राट चौधरी ने पीएम सूर्य घर बिजली योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के जरिए बिहार के 2.5 लाख घरों में सोलर लगाने की शुरुआत हो गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने इस खास मौके पर कहा, पीएम मोदी ने गांव-गांव बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया था, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के घर घर बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया। दोनों की संकल्प शक्ति का ही नतीजा है कि आज बिहार के 2 करोड़ 14 लाख घरों में बिजली कनेक्शंस पहुंचे हैं। जब दोनों नेताओं का संयोग मिला, एक ने संकल्प लिया गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे, दूसरे ने संकल्प लिया घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और आज हमें खुशी है कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज इस प्रदेश में 2 करोड़ 22 लाख लोगों के घर में बिजली कनेक्शन आपने पहुंचाने का काम किया। साथी, सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के लोगों से बड़ा वादा भी किया। उन्होंने कहा, लोगों को 125 यूनिट बिजली तो फ्री मिलती ही रहेगी। सौर ऊर्जा से ज्यादा उत्पादन होने पर सरकार बिजली लेगी और उसके बदले पैसे भी देगी। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने तय किया था कि आगे उनके घरों पर हम सोलर युक्त कर देंगे और उनके घरों तक सोलर बिजली पहुंचाएंगे। और इसके बाद जो 125 यूनिट के ऊपर जो आपको बिजली उत्पादन होगा आपके घरों में, वो तो स्वतः बिजली विभाग को ये व्यवस्था आप खड़ी करनी चाहिए कि जिसके घर में अधिक बिजली उत्पादन हो रहा है उसको पैसा भी देना उसके घर में शुरू कर दीजिए। सीएम सम्राट ने कहा, 24 नवंबर 2027 तक बिहार के 25 लाख घरों को मुफ्त बिजली सूर्य घर बिजली योजना का लाभ मिलेगा। 2 वर्षों में 20 नवंबर 2027 तक ऐसी संरचना खड़ा कीजिए कि 25 लाख घरों को मुफ्त बिजली का जो सूर्य घर योजना है, इसका लाभ हम देने का काम कर सके। साथियों,
बिहार ने बिजली और सड़क के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज बिहार के हर गांव, गली बिजली से रोशन है, तो गांव और गलियों में पक्की सड़कों का जाल बिछ गया है। अब जल्द ही वो दिन आने वाले हैं जब बिहार के हर घर पर सोलर प्लेट दिखेगा और सौर ऊर्जा से बिहार तरक्की की नई इबारत लिखेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। असम में हुए सैन्य विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के 2 वीर जवानों का पार्थिव शरीर रविवार को पटना के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन लाया गया। यहां सेना और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना के अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें अंतिम सलामी दी। इसके बाद दोनों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। तो असम के जोरहाट में हुए वायुसेना के विमान हादसे में शहीद जवान दानिश आलम का पार्थिव शरीर आरा के कायम नगर गांव पहुंचा और शहीद जवान की एक झलक पाने के लिए लोग यहां पर उमड़ पड़े। शहीद जवान का शव जब तिरंगे में लिपटा उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सबकी आंखें नम हो गईं। के चिलचिलाती धूप में देखिए हजारों की संख्या में किस तरह से लोग भोजपुर जिले के उस वीर नौजवान अग्निवीर सैनिक के लिए खड़े हैं और हजारों की संख्या में लोग देखिए हम आपको सीधे तौर पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से दानिश आलम का जो शव है वो यहाँ कायम नगर पहुँच गया है और किस तरह से हाथों में तिरंगा लिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो चल रहे हैं और तमाम लोगों को गर्व है अपने इस वीर सबूत पर। उसके शव को लेकर के देखिए हजारों की संख्या में युवाओं की जो भीड़ है वो चल रही है और भारत माता की जयकारे के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही दानिश आलम का शव है जो कि जोरहाट में वायुसेना के विमान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद शहीद हो गए हैं और देखिए यह जुनून है काफी संख्या में जो लोग। तो शहीद दानिश आलम का शव जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा तिरंगे में लिपटा हुआ ये शव यहां पर हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पर मौजूद थी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मधेपुरा जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रंजन और पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने NH 106 और NH 107 के कई चिन्हित संवेदनशील स्थलों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों ने हाईवे पर मौजूद अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की स्थिति की बारीकी से जांच की। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण जैसे कि अवैध संरचना या अवैध पार्किंग पर रोक लगाने का निर्देश प्राप्त है। इसी क्रम में आज जिला प्रशासन के द्वारा NH 106 एवं NH 107 के द्वारा चिन्हित स्थलों का निरीक्षण एवं भ्रमण किया गया और जिला प्रशासन के द्वारा इस पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो अतिक्रमण है, जो पार्किंग है, उनको हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद निर्देश आने के बाद मधेपुरा जिला प्रशासन भी काफी सख्त हो गया है। आज अधिकारियों की टीम सड़कों पर निकली और मधेपुरा के NH 107, 106 का अधिकारियों ने जायजा लिया और जो चिन्हित अतिक्रमित स्थल है उसको खाली करवाने का निर्देश जो है वो अधिकारियों द्वारा दिया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा ये जो ठोस कदम उठाया जा रहा है ये कितना फलीभूत होता है और जो लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लोगों की जान जा रही है, इस पर कितना रोक लग पाती है ये देखना लाजमी होगा। श्रीकांत, न्यूज़ 18 मधेपुरा। मुजफ्फरपुर से जहां कांटी स्थित NTPC में एक बड़ा और ऐतिहासिक अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यहां काफी वक्त से बंद हो चुके स्टेज 1 प्लांट की विशाल चिमनी को नियंत्रित तकनीक के जरिए सुरक्षित तरीके से ध्वस्त किया गया। दोपहर ठीक 1 बजे विशेषज्ञों की देखरेख में इस भारी भरकम चिमनी को गिराया गया। NTPC प्रबंधन के मुताबिक स्टेज 1 का ये प्लांट लंबे वक्त से बंद पड़ा हुआ था और जिसके बाद इनकी पुरानी और अनुपयोगी संरचनाओं को हटाने का काम चरणबद्ध तरीके से चल रहा है और इसी सिलसिले में आज इस चिमनी को गिराने की कार्रवाई की गई। तो ये वो तस्वीर है, देखिए ये वो चिमनी जिसे तकनीकी
माध्यम का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित तरीके से ध्वस्त किया गया, गिराया गया। बताया जा रहा है कि काफी पुरानी ये चिमनी थी और इसका उपयोग नहीं चल रहा था। विशेषज्ञों की निगरानी में इसे नष्ट किया गया, तोड़ा गया। स्टेज 1 की ये विशाल चिमनी जिसे आप ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं।